हेलो बच्चों, आज हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन के आगे की स्टोरी की बात करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा डीपीपी जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला वो मैंने भेज दिया है। यू नीड टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट 2 days। ठीक है, आई थिंक 2 days शुड बी इनफ। उसके बाद जो हम आगे करेंगे वो चीज़ें उनके बारे में क्वेश्चंस फिर मैं देना शुरू करूंगा, असाइनमेंट और द डीपीपी। ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक कुछ 4-6 यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या टाइप्स ऑफ एटम्स या फिर आयंस और मॉलिक्यूल्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, पहला जो टर्म है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। ये सबको पता होगा। ठीक है, elements having same number of protons and different number of neutrons। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ठीक है, तो उसको लिख सकते हो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। ओके, एग्जांपल C12 C14। इसमें अगर तुम देखो तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एंड एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। B10 एंड B11। ठीक है जी। सेकेंड वन इज, इसमें ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ भाई कि अभी क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको थोड़ा बहुत जो भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। या फिर अगर तुम्हें करना है तो इसमें लिख सकते हो कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम सेकेंड वाले की, विच इज आइसोबार। तेरा क्या, कौन सा वो, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। तो आइसोबार है भाई। ये आइसोबार क्या है? इसमें एलिमेंट का मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ, या अनइक्वल नंबर ऑफ, अनइक्वल लिख सकते हैं, अनइक्वल, that will be a better word instead of different। unequal number of unequal number of protons। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? therefore same mass number but different क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एग्जाम्पल C14 N14। ठीक है जी, क्लियर होगी बात ये? ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या है? आइसोटोन में क्या है कि एलिमेंट्स, उनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों ही डिफरेंट होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट या अनइक्वल AN and MN but same
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें कौन सा हो सकता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मैंने बताया था। तो 16 माइनस 8 8, 15 माइनस 7 8, 14 माइनस 8 14 है यहाँ, 19 नहीं है, 14 माइनस 6 8, ठीक है, क्लियर होगी बात, ये एग्जाम्पल था। ओके ओके, चलो भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं। स्टूडेंट पूछ सकते हैं इसलिए लिखवा भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है हमारे कोर्स के लिए इसकी। आइसो डायफर्स, ठीक है, आइसो डायफर्स, आइसो डायफर्स बेसिकली एलिमेंट्स विथ डिफरेंट या अनइक्वल AN and MN but same P minus N, same number of yeah, same difference in the लिख लेते हैं, in the number of same difference in the number of protons and neutrons। जैसे कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन का नंबर भी डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक में विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द अदर वन। जैसे कि थोरियम 234, ठीक है, और यूरेनियम 238, ये जो है इनके और इनके अगर तुम न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स माइनस न्यूट्रॉन्स का जो रेशियो देखोगे दोनों में इक्वल आएगा, ठीक है। आइसो डायफर्स की ये डेफिनेशन याद रखना, एलिमेंट्स विद अनइक्वल एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बट सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिफ्थ वन इज आइसोटोन्स हो गए, आइसोस्टर्स हो गए, चलो आइसोस्टर्स नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये जो यहाँ पे तुमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखा, ठीक है, अच्छा ये चारों जो देखे ये एलिमेंट्स के लिए हैं, एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। जब हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक और बाकी के जो दो बचे हैं उनकी बात करूंगा तो वी विल इन्वॉल्व स्पीशीज अदर देन एटम्स एज वेल। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज कौन कौन सी, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स having same number of electrons in them but different, not necessarily different, ठीक है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम। जैसे अगर मैं बात करूं O2 माइनस और F माइनस, तो अगर तुम ध्यान से देखो O2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से, सॉरी नहीं 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, दो लगा के कितना हो गया, 10 हो गया इसमें, इसका कितना है, इसका भी 10 आ गया, इसका कितना होगा, 10 आ गया, ठीक है। या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तुम देखो CO की बात करो और N2 की बात करो, 12 कितने होते हैं इसमें, एक सेकेंड रुको, CO एंड N2
वो तो आइसो, नो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें कितने हैं? 7। हाँ ठीक है, इसमें है, तो इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो 14 हो गए टोटल। इसमें कितना है? 14। ठीक है, तो ये आ गया। गॉट इट। अच्छा, अब आइस सिंपल था, कोई डाउट तो नहीं इसमें। 6th वन इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स का आंसर है स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज अगेन वही आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। एक सेकंड रुको, मेरे को इसका एग्जांपल आइसोस्टर्स। ठीक है, आयंस एंड एटम्स कह सकते हो, आयंस और एटम्स हैविंग सिमिलर साइज एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता होंगे, ना ही वैलेंसी मैंने डिफाइन करी है तुम्हारे लिए, तो डजेंट मैटर, अभी के लिए लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो बाद में जब मैं रिफर करूंगा तो यू कैन टेक अ लुक एट इट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे F- की अगर तुम बात करो और Cl- की अगर तुम बात करो, हालांकि साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइज डिफरेंट है ये, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें और इसमें दोनों में सेम है। ठीक है जी, ओके। लास्ट वन इज आइसोमॉर्फस। ठीक है, लास्ट वन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस। ये यूज हो चुका है तुम्हारे 5th डीपीपी में। ठीक है, जैसे आइसोमॉर्फस इज द 7th टर्म। ठीक है, आइसोमॉर्फस। ठीक है, आइसोमॉर्फस में क्या है? सिमिलर, या ये कह लो मॉलिक्यूल्स with similar structure and molecules with similar structure and species and ions। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ZnSO4, याद होगा इसका एक क्वेश्चन था, ZnSO4 और MgSO4 की अगर हम बात करें तो उसमें देखो तो ये स्पीशीज सेम है, ये स्पीशीज सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका -2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, दोनों आयंस है ना। इस पे कितना चार्ज है? +2, तो तुम देखोगे इस पे +2 चार्ज है। ठीक है, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है Mg का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए, दे आर आइसोमॉर्फस। इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं आइसोमॉर्फस में, जितना मैं डिफाइन कर रहा हूँ उतना नहीं है, एग्जैक्टली उतना नहीं है, इसके अलावा भी और चीजें हैं, बट हमारे काम का सिर्फ इतना है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे मैं FeSO4 दे देता हूँ, तो FeSO4 भी क्या है कि भाई सिमिलर सा इसमें एक आयन है और दिस इज +2। ठीक है, तो एक ही आयन, एक ही पॉजिटिव आयन है, तो ये तीनों के तीनों को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, MsO4। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमॉर्फस। अगर मैं बात करता हूँ K2SO4 की, ठीक है, तो K2SO4 इन तीनों के जैसा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट विल बी रिप्रेजेंटेड एट M2SO4। ठीक है, तो सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सिमिलर जेनेरिक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए दे आर नॉट आइसोमॉर्फस। गॉट इट? तो दीज आर द टर्म्स दैट यू नीड टू नो नाउ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऐसे आइसोमॉर्फस या ऐसे कुछ करके ऐसे गेम फेंक देगा, तुमको पता नहीं होगा तो भूल के आउट हो जाओगे। ठीक है भाई, तो सब तरीके की बॉल्स खेलनी आनी चाहिए भाई। ठीक है, किसी ने रैंडम फेंक दिया कुछ तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में सब कुछ आता हो और ये नहीं पता कि आइसोमॉर्फस क्या है, तो पता कैसे चलेगा? मतलब यू वोंट बी एबल टू डू इट, नहीं? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स based on chemical reactions, problems based on chemical reactions। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम स्टोइकियोमेट्री नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम स्टोइकियोमेट्री नाम से भी जानते हैं। हालांकि स्टोइकियोमेट्री जैसे इतना नहीं है, इसमें कुछ और चीजें भी लिखवा देता हूं, तो स्टोइकियोमेट्री अलग से लिखवा देंगे। तो तुम्हारी बुक में ये स्टोइकियोमेट्री नाम से है। ठीक, स्टोइकियोमेट्री
और उससे रिलेटेड जो दो चार चीजें तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है उसमें कुछ भी नहीं दिया, लिटरली कुछ भी नहीं दिया है, इतना सही। ठीक है, तो बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक से उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट थिंग इज केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आरएक्शन लिख रहा हूं ना, तो ये रिएक्शन का एक तरीके से मेरे लिखने का तरीका है। बहुत सारे टीचर्स ऐसा लिखते हैं, तो स्कूल में भी हो सकता है तुम्हारे टीचर्स भी ऐसे लिखते हैं। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग इट शॉर्ट, इन शॉर्ट, ये जो शॉर्ट हैंड होता है। और तुम भी इसकी आदत डालो, और ऐसी काफी सारी जैसे शॉर्ट अपने भी खुद बना लो, कुछ लोगों से सीख लो, है ना, तो नोट जल्दी बन जाएंगे, इट विल सेव यू सम टाइम। अच्छा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई, डज एनीबॉडी नो? तो बेसिकली chemical reaction is a process in which some compounds are basically converted into some newer compounds. ठीक है, और it involves, जो ये पूरा का पूरा process है, that involves breaking of bonds and forming of new bonds, या breaking of old bonds and forming of new bonds. ठीक है, तो इसकी वो लिखो, process in which either one substance breaks up into two or more new substances, or two or more substances combine to form new substances. ठीक है, दो या दो से, या तो क्या हो सकता है, एक कंपाउंड टूट के एक से ज्यादा नए या दो से ज्यादा नए कंपाउंड बना रहा हो। कंपाउंड या सब्सटेंस, जो भी तुम कहना चाहते हो, सब्सटेंस बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। अच्छा, या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं और मिलके कुछ नए कंपाउंड्स को जन्म दे रहे हैं। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस। ठीक, ये तुम्हारी डेफिनेशन होगी। दिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, है ना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, लाइक breaking of old bonds and making of new bonds. ठीक है ना, न्यू बॉन्ड्स, पुराने दोस्तों से बिछड़ जाओ तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, और नए दोस्तों से मिल जाओ तो मेकिंग ऑफ या फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली व्हाट योर केमिकल रिएक्शन इज। ठीक है, अच्छा, अब इसको जैसे मगर मैं बोलता हूं कि भाई कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और CO2 बना दिया, ठीक, तो दैट इज अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस जो मैंने कार्बन के बारे में बताया, कार्बन को ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज कर दिया और CO2 बना दिया, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द प्रोसेस दैट आई डिस्क्राइब। लेकिन हर बार हम उसको वर्ड में तो नहीं डिफाइन कर सकते, हर बार हम वर्ड की बात तो नहीं कर सकते भाई, जो भी कोई प्रोसेस होगा उसको सिर्फ वर्ड्स में लिखते चले जाएं, नहीं। तो व्हाट वी डू इज बेसिकली वी यूज सर्टेन सिंबल्स टू रिप्रेजेंट दैट रिएक्शन। ठीक है, तो उस जो एक ग्रुप ऑफ सिंबल्स होता है जिससे हम एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या हुई, representation of a chemical reaction with the help of chemical symbols of the substances taking part in the reaction। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन केमिकल है, ऑल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड, ठीक है, सिंबल्स ऑफ
substances taking part in the reaction. तो हर reaction can be represented in the form of a chemical equation. एक चीज मैं अभी यहाँ पे रोक के बोलूँगा, मैंने कई बार कई लोगों को देखा कि जो मैंने यहाँ लिख दिया है वो तो उनकी कॉपी में है, लेकिन कुछ चीजें मैं जो ऐसी, क्योंकि भाई ज्ञान की वर्षा हो रही है ना, कुछ चीजें हर चीज नहीं लिख सकते है ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती कि बोल दिया है और हो सकता है मैं भूल भी जाता हूँ कि तुमको मेंशन करना कि डू राइट दिस, बट द मोमेंट यू फील कि यार ये चीज लिखने लायक है तो लिख लिया करो उसे, ठीक है। तो जो लिखा है वो तो डेफिनेटली करना ही है, लेकिन जो मैंने बोला है वो भी साथ में लिखा करो, ठीक है। तो नोट्स और भी रिच होंगे, और जब मान लो तुम आज से 2 महीने बाद इन नोट्स को दोबारा देखोगे तो एवरीथिंग विल बी लाइक फ्रेश। ये सारी की सारी जो तुम अभी वीडियोस देख रहे हो, जो हम यहाँ पे लेक्चर्स ले रहे हैं, दे विल बिकम फ्रेश, ठीक है। और ये आज से 1.5-2 साल तक भी होनी चाहिए, जब तक कि तुम जेई का पेपर देते नहीं हो, है ना। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट। हेल्प ऑफ केमिकल सिंबल्स, ठीक है। ऑल द केमिकल reactions can be represented in the form of chemical equation, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ओके, नाउ हमने तीसरी चीज क्या बोली, तीसरी चीज या पहले उसको जाने से पहले इसको डिफाइन करते हैं, सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और एक मिनट बाद केमिकल एंड गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ये दोनों चीजें आएंगी। मतलब वो कंपाउंड्स जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, विच आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, है ना, वो अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं, once the substances which are getting destroyed basically, ठीक है, decompose, और which are reacting, ठीक है, वो वाले compounds का chemical symbols, ठीक है, और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सिंबल, ठीक है। हालांकि तुम्हें पता होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि एक्चुअली में रिएक्ट कर रहे होते हैं, विच आर रिएक्टिंग, विच आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और क्या कहते हैं, विच आर डिकम्पोजिंग, और प्रोडक्ट्स वो होते हैं विच आर फॉर्मिंग, ठीक है, विच आर गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक, तो उनकी बात हो रही है। तो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टेंट्स नाउ, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होंगे इसमें भाई, ये गेटिंग प्रोड्यूस तो प्रोडक्ट्स हो गए, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे, विच आर रिएक्टिंग, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो लिखो द कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस, कंपाउंड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमेशा कंपाउंड नहीं होता है, कभी कभी एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट react during chemical reaction to produce products, the substances that react during a chemical reaction to produce products are called reactants, ठीक है, reactants। और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, जो हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इस पॉइंट को लिख लेना, ठीक है, that react during a chemical reaction to produce products, और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं in which the change is brought, or those in which the change is brought, ठीक है। जैसे मैंने डिकम्पोज बोला या डिस्ट्रॉय बोला, तो वो चेंज हुआ, वो एक्चुअली में जिस स्टेट में थे, जिस फॉर्म में थे, या जिस केमिकल कॉम्पोजिशन में थे, वो चेंज हो गया, ठीक है। इन विच द चेंज इज ब्रॉट, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं,
मैं ऊपर वाला ही मिटा रहा हूं, ठीक है। ठीक, तो इसमें पहली चीज क्या लिखनी है, फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स आर written on the left hand side, LHS of a chemical equation, ठीक है जी। और सेकेंड इज bonds in the reactants are broken, तो जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं वो रिएक्टेंट के ब्रेक हो रहे होते हैं। आर वी क्लियर? ठीक है। सेम वे प्रोडक्ट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट्स substances, the substance that are formed during the chemical process, chemical reaction are called products, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, न्यू bonds are formed when products are formed, ठीक है। और जो सेकंड चीज लिख सकते हैं हम क्या कि products are written on the RHS, ठीक है, right hand side of the chemical equation, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दे कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया, तुम्हारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो अब लिखने का तरीका क्या होगा केमिकल रिएक्शन को, तो इन जनरल अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को लिखूं तो दो तरीके के जनरल रिएक्शन हम लिख रहे होते हैं, ठीक है भाई। तो इसे देख लो, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये प्रोडक्ट्स हो गए, और ये क्या हुआ तुम्हारा, दिस इज एन एरो विच इज शोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये तो एक रिएक्टेंट था और एक प्रोडक्ट बन रहा था। अगर मान लो दो हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P1 प्लस P2, या कभी तुमने देखा होगा कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या फिर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से तुम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या केमिकल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स हो गए, जेनेरिक एग्जांपल्स, अभी तो और भी देंगे उसमें, ठीक है। और लिख लो एक पॉइंट और लिख लो, द पर्पस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ठीक है, इट्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। क्लियर होगी बात ये? ओके, नाउ हम केमिकल इक्वेशन देख चुके हैं, ठीक है, ये क्या होती है। अब बात करते हैं आगे की। प्रोडक्ट्स के लिए अगर तुम्हें बेहतर वर्डिंग चाहिए तो ये लिख सकते हो कि दैट दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब मैंने बोला विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे तुम लिख सकते हो विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं दो, देखो भाई केमिकल इक्वेशन लिख लिया हमने। अब केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की होती है, वन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हम इसको UCE लिखते हैं,
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, दिस एनी chemical equation in which the number of atoms of elements on the left hand side are not equal to number of atoms of elements on the right hand side is an unbalanced chemical equation। यूं समझो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो भी रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, एनी केमिकल इक्वेशन समझ लो, इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, where number of atoms of elements on the LHS is number of are not equal to the number of atoms of elements। भाई सारे के सारे एलिमेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, जितने नंबर्स में प्रेजेंट हो उतने ही एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट होने चाहिए और उसी नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए जिस नंबर में वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन दी RHS। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर दैट, ठीक है, यू कैन राइट हियर दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस या केमिकल इक्वेशंस that do not follow, ठीक है, that do not follow law of conservation of mass is an unbalanced chemical equation। और एक छोटा सा पॉइंट और, इट कैन नॉट represent the chemical reaction completely। और एक छोटा पॉइंट और लिख लो, it does not give us useful information। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 को तुम हीट करोगे, मैं एक प्रोसेस बोल रहा हूं, व्हेन यू हीट पोटेशियम क्लोरेट यू गेट पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इज obtained when पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, इसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता होगा, कुछ को पता हो सकता है, नहीं पता तो आज पता चल गया। पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट किया, अभी ये कन्वर्ट हुआ ना बाकी में, तो कौन कौन में कन्वर्ट हुआ, ये KCl में और O2 में कन्वर्ट हुआ। KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन कैसे कन्वर्ट हुआ, यहां से यहां कन्वर्ट हुआ, तो इसको एरो से दिखाएंगे। और कैसे कन्वर्ट हुआ, ये हीट देने पे, तो डेल्टा जो यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, ये डेल्टा जो ट्राइंगल बनाया, दिस रिप्रेजेंट्स हीट, दैट KClO3 वाज हीटेड। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो कि इसमें कितने एटम, कितने टाइप के एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 आ रहे, तो तीनों प्रेजेंट तो है दोनों साइड पे, लेकिन क्या इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, K एक है। ठीक है भाई, Cl एक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब जितने यहाँ होने चाहिए उतने यहाँ नहीं है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड, UCE लिख लो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अच्छा अगर मैं बैलेंस की बात करूं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसी में बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो सब कुछ आ जाएगा। एनी केमिकल इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द LHS आर इक्वल, बस नॉट हटा दो, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड इसको, ठीक है, और इसको इनके ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के टर्म्स में लिखना है तो क्या हो, केमिकल इक्वेशन दैट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, इट डज नॉट, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली। ठीक है, एंड इट गिव्स यूजफुल, वो क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन है हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यूजुअली हम जब रिएक्शंस लिखते हैं तो हम रिएक्शंस लिखते हैं तो इनके स्टेट्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने की आदत डालो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे तुम्हें इसके लिखने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अदरवाइज इन जनरल अगर तुम कभी लिखते हो तो स्टेट्स लिखने की सो मच जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आदत डाल दो ताकि उन चैप्टर्स में एटलीस्ट भूलो नहीं, और मतलब एक्स्ट्रा ही लिखो अगर तुम इसकी सॉलिड है, और नहीं पता तो अलग बात है, बट अगर तुम्हें पता है कि हाँ ये सॉलिड होगा तो तुम सॉलिड लिख लोगे। ठीक है जी, ओके। सो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, ओके। अब मान लो मैं कहता हूं कि ये तो तुम्हारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मुझे इसे बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो K और Cl तो बैलेंस है दोनों के दोनों, लेकिन O बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 आइटम है ओके, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं इसी रिएक्शन को इस तरीके से लिख दूं, KCl प्लस 3/2 O2, भाई 3 ही तो आइटम थे ना इसके, यहाँ पे कितने हो गए अभी 3/2 इंटू 2 कितना हो गया, 3 आइटम्स हो गए। क्लियर होगी बात, तो ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअली भी, ऐसा नहीं कि टोटल नंबर किया तुमने कि हाँ भाई टोटल जितने एटम्स टोटल यहाँ पे है उतने ही टोटल यहाँ पे है, नहीं, तुम्हें इंडिविजुअल एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस मानी जाएगी। गॉट इट, ओके। नाउ यूजुअली अगर इसको बोलोगे तो दिस इज आल्सो बैलेंस बट इट इज नॉट रिटन द वे इट इज। ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, या कैसे लिखनी चाहिए तुमको वो बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिखना चाहिए तुमको वो बता रहा हूँ। KCl देखो यहाँ पे 3/2 है ना, हम कभी भी ये जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे जो भी, इनको कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, हमेशा होल नंबर में डालेंगे। तो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हम ये लिख सकते हैं, हाँ है ना। ठीक है, ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर हो गई ये बात, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक, अब ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है वो देखो। जब यहां पर मैं ऐसे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख रहा हूं या उस केमिकल प्रोसेस को आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखो 2 moles of KClO3 were heated and gave 2 moles of KCl plus 3 moles of O2। O2 गैस, अगर ऑक्सीजन कभी बोलता है तो ऑक्सीजन का मतलब गैस होता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन एटम कभी बोलेगा, ठीक है, तभी तुम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एटम ही तब उसको ऑक्सीजन एटम कंसीडर करोगे, अदरवाइज ऑक्सीजन बोले ऑक्सीजन गैस बोले तो O2 लेना है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 moles of KClO3 were heated and which gave 2 moles of KCl and 3 moles of O2। Got it? तो हम यहाँ पर जब ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो लिख रहे हैं ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है। These coefficients represent what? Moles। ठीक है, the coefficients ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इस बात को बस बोल रहा हूँ, तो तुमको लिखना है इस बात को, that the coefficients of the individual
substances in a chemical reaction represent the moles of those substances reacting in the reaction or getting produced in the reaction. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, the coefficients of substances in a chemical equation, not reaction, chemical equation represent the number of moles of that some substance reacting in the chemical reaction or getting produced in that chemical reaction. ठीक है जी, ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 moles of KClO3 reacts with मतलब decomposes to give 2 moles of KCl and 3 moles of O2. ये ध्यान रखना है. ठीक है, एक चीज जो उसमें ध्यान देने वाली वो ये है कि जब कभी मैं 2 मोल्स की बात कर रहा हूं तो कोई भी इसे कंफ्यूज ना करे कि ये जो रेशो यहाँ पे दिया हुआ है ये मोल के बजाय मास का या वेट का रेशो है. गलती से भी ये गलती मत कर देना. मास का रेशो नहीं है ये. मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 2 ग्राम KCl जो है वो 2 ग्राम KCl को डिकम्पोज करोगे तो 2 ग्राम KClO3 को डिकम्पोज करोगे तो 2 ग्राम KCl मिलेगा और 3 ग्राम O2 मिलेगा. वी कैन नॉट से दैट. ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी नहीं है. बट एनीवे अगर होता भी मान लो तो भी हम ये बात नहीं कह सकते हैं. आर वी क्लियर अबाउट दिस दैट दिस इज नॉट मास रेशो और वेट रेशो, दिस इज जस्ट मोल रेशो. सेकेंड थिंग इज कि अगर मान लो ये जैसे A है गिव्स B एंड C. ठीक है, तो ये जो 1:2 लेट्स से ऐसा कुछ है 1:2:3 ऐसा करके तो आएगा ना इनका मोल्स का रेशियो. जैसे यहाँ पे 2:2:3 आया था, वैसे ही कितना आएगा 1:2:3 आएगा. आया ना. अगर मान लो ये तीनों की तीनों गैसेस होती है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा ये जो रेशियो है दिस इज द मोल रेशियो. लेकिन अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सेम है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं दैट दीज आर वॉल्यूम रेशियोज एज वेल. Gay-Lussac's लॉ बेसिकली वही बता रहा हूं मैं. Gay-Lussac's लॉ क्या कहता है कि अगर इक्वल नंबर जो उनके मोल्स का रेशियो होगा वही उनके इनफैक्ट Gay-Lussac's लॉ और एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को मिला के बता रहा हूं तुमको कि जो इनके मोल्स का रेशियो होगा वही इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो होगा एज लॉन्ग एज दे आर ऑल गैसेस. ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए नहीं. गैसेस अगर हैं तीनों की तीनों या 2 भी अगर हैं तो इनके मोल का जो रेशियो होगा इनकी वॉल्यूम का रेशियो भी होगा. ये ध्यान रहेगा आगे से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना है. ठीक है, ये इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस. गॉट इट? कूल. ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट लिखो इसमें. ठीक है, अगर मान लो हमें मास दिया हो तो क्या करोगे? जैसे मान लो हमें इसके कुछ मास दिया है, इसका कुछ m ग्राम्स दिए या सॉरी w ग्राम्स दिए हुए हमको और वो इसका कुछ ग्राम्स पूछ रहा हो, तब क्या करोगे? हमने तो बता दिया ना कि ये जो रेशो है ये मास का रेशो नहीं है ना, ये तो मोल्स का रेशो है. ठीक है, मोल्स का तो रेशो है ना ये. गॉट इट? मोल्स का रेशो है. तो अगर हमारे पास मोल्स का रेशो है तो मास को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लूं, एक सेकंड, मास को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लूं तो मैं ये रेशो को यूज कर सकता हूं ना, है ना. मान लो ये कहता है कि कुछ W ग्राम्स है KClO3 का, तो इसके कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे, तो तुम क्या करोगे? इसके मोल्स को पहले इसके ग्राम्स को या इसके मास को मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके इस रेशो से इसके मोल्स निकालोगे और फिर इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा. ठीक है, तो एक प्रोसेस है, इसको मैं लिखवाऊंगा भी और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे. ठीक है, क्लियर होगी बात? ये तो एक चीज होगी, तो इस पॉइंट को भी लिख लेना. व्हेन मासेस आर गिवन, ऐसे लिख लो, मैं बोल रहा हूं, व्हेन मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड प्रोडक्ट्स the mass of product is asked or vice versa, the mass of the reactant is mass of the
substance is converted into moles, and the mole ratio given by the balanced chemical equation is used, and the mole ratio given by the balanced chemical equation is used to determine the moles of the substance whose mass has been asked, ठीक है, and then converting the moles of that substance into its mass, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर थिंग, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी यहाँ पे, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। इसमें दो तीन चीजें हमें जो देखनी है वो ये है, इसको लिख ले, चलो पहले एक चीज बता देते हैं फिर लिखना है इसको। यहाँ पे मैंने इनको क्या बताया, कोएफिशिएंट्स थे ना, ये किसके कोएफिशिएंट्स थे, इन सब्सटेंसेस के या इन कंपाउंड्स के सब्सटेंसेस थे व्हिच वर टेकिंग पार्ट इन दी केमिकल रिएक्शन एंड बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो तुम्हारे पास कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस होते हैं उनके आगे लिखा हुआ ये नंबर जो होता है इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। These coefficients are called stoichiometric coefficient, ठीक है। अब ये stoichiometric coefficients आते कहाँ से हैं, या ये नाम stoichiometric आया कहाँ से? stoichiometry का मतलब होता है, या इसको एग्जैक्टली डिफाइन करने के बजाय हम ये कह सकते हैं that stoichiometry deals with the relative number of moles of the reactants and products taking part, या इस तरीके से बोलो, stoichiometry deals with the relative number of moles of reactants reacting in the reaction and products getting produced or forming in the reaction। दोबारा बोल रहा हूँ, stoichiometry deals with the relative number of moles of reactants reacting in the reaction and products forming in the reaction, ठीक है। This information regarding the number of moles of reactants reacting in the reaction and the number of moles of products getting produced in the reaction is given to us by balanced chemical equation। तो जो इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कुछ इंफॉर्मेशन देती है, वो एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन देती है कि कौन से वाले रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कौन से वाले प्रोडक्ट के कितने मोल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स द इंफॉर्मेशन व्हिच अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स टू अस। यहाँ पे भी उसने यही किया, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गया कि किस चीज से डील करती है, और ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली ये कहां से मिली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, गॉट इट। एंड दीज कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स और दीज सब्सटेंसेस व्हिच आर देयर इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो जैसे ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं? नो, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ही नहीं। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, जिसको इनफैक्ट हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वी कैन use these we can say that these numbers represent stoichiometric coefficients of the compounds or substances reacting or getting produced, ठीक है जी। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3/2 है। तुम ये भी कह सकते हो कि सर इसका कोएफिशिएंट जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो 1 है, इसका 1 है, इसका 3/2 है। तो 1 3/2 या 2 2 3 ये दोनों के दोनों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुए, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ गई होगी, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि 2-3 चीजें डिफाइन किया है वो भी एक साथ कंसेक्यूटिव उसमें, लेकिन ये होनी भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक क्या है वो भी समझ में आ गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो समझ में आ गया, और ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं वो भी समझ में आ गया,
ठीक है, स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स है ना, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ठीक है जी, स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन और रिएक्टिंग प्रोडक्शन, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बारे में लिख लो, कोएफिशिएंट्स इन विच, इसकी डेफिनेशन लिख लो, कोएफिशिएंट्स इन विच, या फिर मैं लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स in which the reactants are reacting and products are forming, ठीक है, forming, so these are called your stoichiometric forming in a balanced chemical equation, in a, ये लिखना जरूरी है भाई, in a BCE are known as, या is called, या are called their stoichiometric coefficients। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अमोनिया को फॉर्म होने का तरीका बताया, ठीक है, तो इसमें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होंगे भाई, तो इस इक्वेशन के हिसाब से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 1 1। इज इट करेक्ट? नो। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस है ही नहीं, बैलेंस होगी तो हम करेंगे ना इसको। तो अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये 2 होना चाहिए, ये 6 तो ये 3 होना चाहिए। तो एक्चुअली में यू कैन से दैट दीज आर दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड दिस इज द मोल रेशियो। क्लियर होगी बात? These are the stoichiometric coefficients 1 and 3 and 1, and 1:3:1 is the, sorry, 1:3:2, my bad, 1:3:2 is the molar ratio, and 1:3:2 represent the stoichiometric coefficients of NH3, N2, H2 and NH3। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इट फॉर्म्स CO2। क्या इसके मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है? 1:1:1 है, ठीक है, 1:1:1 है। बैलेंस है ये? हाँ बैलेंस है। इसमें जो 1:1:1 है ये इसका मोलर रेशियो है, और 1:1:1 इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अच्छा, Mg, अगर मैं बोलूं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है, ये बैलेंस होगी। अब तो हम क्या लिख सकते हैं, 2:1:2, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से इसको ठीक है, लेट्स से ये है, क्या ये बैलेंस है? साफ दिख रहा है कि नहीं है? ठीक है, इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर कोएफिशिएंट पूछेंगे तो इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, ठीक है। तो क्लियर इनफ? ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे इसको बैलेंस तो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ? आपसे पहले बैलेंस तो करी होंगी तुमने इक्वेशंस, है ना? तो और वैसे इनफैक्ट मैंने कोई बहुत ज्यादा नया नहीं पढ़ा है, बेसिक चीजें भी पढ़ाई है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन तुम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके हो पीछे, ठीक है। तो इसमें जैसे 4 3 2 मैंने लिखवाया कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, ये थोड़ी नई चीज होंगी, बस इतना बताया होगा शायद मैंने नया, उसके अलावा ज्यादा कुछ आज नया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर ये समझ में आ गया तो मैं जो आगे समझाने वाला हूँ वो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। बस टाइम कितना हो गया भाई? आज बहुत ज्यादा, ओए 54 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो इसको मैं बैलेंस कैसे कर पा रहा हूँ तो मुझे ये बताओ, ठीक है। तो इसमें मैं इसको ट्रायल एंड एरर से कर रहा हूँ, और तुम भी ट्रायल एंड एरर से ही करते होगे। हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी में एक तरीका दिया है, तरीका क्या मतलब, उसमें 5 स्टेप्स दिए हैं। वो 5 स्टेप क्या है, एक एक स्टेप में तुम क्या करते हो,
तुम एक एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते चले जाते हो दोनों तरफ, ठीक है। एक बैलेंस हुआ, फिर दूसरा बैलेंस हुआ, फिर तीसरा बैलेंस हुआ, या जितने भी हैं 3 4 5 6 जितने भी हैं उन सबको बैलेंस करते चले जाओ। फाइनली तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो और जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं। एंड देन यू से दैट द इक्वेशन दैट यू हैव, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, ठीक। तो ये जो मैं ट्रायल एंड एरर से कर रहा हूं ये थोड़ा सा अभी कर लो, उसके बाद क्योंकि इसमें जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आता है, ठीक है, या इनफैक्ट उससे पहले मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक बार करा दूंगा तुमको, बट नॉट टुडे। CO अगर मैं लिखता हूं CO प्लस O2 तो ये क्या देता है CO2, ठीक है। ये लोअर ऑक्साइड है, हायर ऑक्साइड है, तो कभी भी लोअर ऑक्साइड को तुम हीट करोगे या जलाओगे ऑक्सीजन के साथ में तो वो हमेशा ऑक्साइड देगी हायर वाली। अगर तुम किसी एलिमेंट को जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा ऑक्साइड देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसको अगर तुम हीट करते हो या जलाते हो तो क्या होगा, ये यहाँ पे O2 है, C कितने हो गए, इसको मैं अगर 2 कर दूं कितना आ जाएगा, ठीक है। ये अब बैलेंस हो गया, तो 2:1:2, ठीक है। अच्छा CH4 की अगर मैं बात करूं, CH4 प्लस O2 CO2, देखो भाई ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हो जब तक कि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स देगा, CO2 एंड H2। आज के बाद भूलना नहीं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उनके अलावा उसमें और कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स को जब भी जलाओगे तो उससे CO2 और H2O ही निकलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी CH4O2 एंड CO2, तो हाँ, तो CO2 प्लस H2O, सॉरी H2O, यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन एक ही है तो यहाँ पे कार्बन भी सेम रहेगा। हाइड्रोजन कितना है 2H2O, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 4, तो यहाँ 2 हो गया, है ना। एटम सी तो मैंने वो किए हैं, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज मेंट, दिस इज हाउ इट इज बैलेंस्ड 1:2, ठीक है। अच्छा C3H8 की अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से इसको बैलेंस करूं, इसकी जरूरत पड़ेगी यूडियोमेट्री करके एक पर्टिकुलर पार्ट होता है तुम्हारा, ठीक है, उसको करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो C3 3 कार्बन है तो 3 कार्बन यहाँ पे, मैं जो तुमको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो एग्जांपल इनफैक्ट तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है वो यही वाला है, ठीक है। क्या है 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हमने बैलेंस कर दी पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अच्छा हाइड्रोजन कहते हैं कितने 8 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको मैं 4 से अगर कर दूं तो कितना हो जाएगा 8 और 8, तो अभी कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी तीसरा कौन सा बचा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है यहाँ पे, यहाँ कितने 3 दूनी 6 4 4 ही हो गए ना, तो 6 4 10, तो यहाँ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही ये जो स्टेप मैंने शायद 2 लाइन में किया वो तुम्हारा 5-6 लाइन में वहाँ पे दिया होता है, उसे भी एक बार देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो किसी दिन बता दूंगा, ठीक है। तो सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चल गई, उससे क्या मिलेगा वो तुम्हें पता चल गया, ठीक है। अब इससे इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, क्या किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें जो तुम्हारी 2-3 चीजें हैं वो मेंशन कर देता हूं। वन इज मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल रिलेशनशिप, ये बेडरॉक है इस पूरे स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है। उसमें फिर देन वी आल्सो कॉल इट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मैं उसको थोड़ा ब्रेकअप करके बताऊंगा। देयर आर 3 वेज, एक होता है मोल मोल रिलेशनशिप, या सॉरी एक होती है मास मास रिलेशनशिप, एक होती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और एक होती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों बाय बाय, आज बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, ये आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गई, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो पार्ट था वो बहुत स्मूथली चला जाएगा, ठीक है, आराम समझ में आएगा। और जो मोल इतना सारा कुछ पढ़ाया ना तुम्हें, अब जाके वो काम आना शुरू होगा। तो आई होप कि तुम सब लोगों ने मोल को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। इट शुड बी लाइक अ हाउस होल्ड नेम, लाइक, है ना। तो ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर।